हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले आप सभी को विश्व योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और आज इसके जो संस्थापक थे, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर, ठीक है ना, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो अब देखिए, बाबर का जो समय है वो 1526 से लेकर 1530 है। ठीक है, बाबर का समय 1526 से लेकर 1530। ठीक है, देखिए बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, और इसका जन्म जो है वह 14 फरवरी 1483 ईस्वी में तुर्किस्तान के फरगना में हुआ था। ठीक है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को तुर्किस्तान के फरगना में हुआ था। क्लियर? चलिए, इसके जो पिता थे, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और ये तैमूर के वंशज थे। ठीक है, इसका जो पिता था वो तैमूर का वंशज था। ठीक है, और इसकी जो माता थी ना वो चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है, चंगेज की वंशज थी। तो माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। ठीक है, माता का क्या नाम था? कुतलुग निगार खानम। और ये चंगेज की वंशज थी, यानी कि पिता की तरफ से ये तैमूर का वंशज था और माता की तरफ से ये चंगेज का वंशज था। क्लियर? चलिए, अब देखिए इसकी कुछ उपाधियां हैं, इनको हम देख लेते हैं, उपाधि या उपनाम। ठीक है, सबसे पहले कलंदर। ठीक है, कलंदर। कलंदर इसे क्यों कहा गया? कलंदर ये बहुत ज्यादा जो है ना धन वितरण करने के कारण, बहुत ज्यादा धन वितरण करने के कारण बाबर को कलंदर कहा गया। ठीक है, बादशाह। देखो, बादशाह से पहले जो उपाधि है, इनकी जो उपाधि थी वो मिर्जा ही थी। ठीक है ना, पहले जो उपाधि, जो भी इसके माता, इसके जो पिता रहे, इसके दादा रहे, सभी लोगों ने क्या उपाधि ली थी? मिर्जा की। लेकिन जो बाबर है वो पहला था जिसने की बादशाह की उपाधि ली थी। ठीक है, तो देखो बादशाह की उपाधि जो है 1526 में भारत में उसने बादशाह की उपाधि ली। ठीक है, 1526 में जब उसने पानीपत का युद्ध लड़ा और जब वो जीत गया तो उसने बादशाह की उपाधि ली। ठीक है, उसके बाद गाजी। 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध के पश्चात उसने गाजी की उपाधि ली। ठीक है, 1527 में जब खानवा का उसने युद्ध किया और उसमें जब वो विजित हो गया, जब वो जीत गया तो उसने गाजी की उपाधि ली। क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर? तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, देखो बच्चों, 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद बाबर जो है वो फरगना का शासक बनता है। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद बाबर जो है वो फरगना का शासक बनता है। लेकिन उसका जो जीवन था वो इतना आसान नहीं था, उसका जीवन कठिनाइयों से पूरा भरा हुआ था और उसके कठिनाई का कारण उसके अपने सगे संबंधी ही थे। ठीक है ना, तो देखो उसके जो सगे संबंधी थे उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। ठीक है, उसके जो अपने ही चाचा लोग थे ना, अपने जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने ही उसका सारा जो सब कुछ था राजपाट, वो सब कुछ उससे छीन लिया। ठीक है, तो अब जो है वो यहाँ वहां अपना राजपाट खो करके भटकने लगा। ठीक है, तो अब उसने 1502 ईस्वी में उसने क्या किया? अपना देश जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, 1502 में बाबर ने अपना देश छोड़ दिया और सैन्य शक्ति इकट्ठा करने लगा। ठीक है, सैन्य शक्ति इकट्ठा करने लगा। फिर सैन्य शक्ति जब उसके पास इकट्ठा हो गई तो 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जब उसके पास सैन्य शक्ति जब हो गई तो 1504 में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्लियर? उसके बाद देखो 1511 ईस्वी में उसने समरकंद जीत लिया। ठीक है, 1511 में उसने समरकंद जीत लिया। ठीक है, उसके बाद 1513 में क्या होता है कि जो समरकंद था वो दोबारा उसके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, 1513 ईस्वी में समरकंद जो है वो दोबारा बाबर के हाथ से निकल जाता है। अब इससे क्या होता है कि बाबर जो है ना, अब ये वाला जो एरिया है उसका अपना जो इलाका रहता है उसको जीतने का इरादा ही छोड़ देता है। ठीक है, और अब वो भारत की तरफ अपना रुख कर लेता है, भारत को विजय करने का, भारत को जीतने का प्लान बनाने लगता है, आइडिया बनाने लगता है। ठीक है, आइडिया खोजने लगता है कि किस तरीके से मुझे भारत पर विजय प्राप्त करनी है। ठीक है, उसका जो पूरा का पूरा फोकस हो जाता है ना वो अब भारत की तरफ हो जाता है। ठीक है,
तो देखो कि इसके बाद उसने भारत विजय का विचार किया, ठीक है। जब 1513 ईस्वी में जब समरकंद दोबारा उसके हाथ से निकल गया, तो उसके बाद उसने सोचा कि अब छोड़ो ये जो समरकंद वगैरह, इसको छोड़ते हैं, अब हम सीधा जो है भारत की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको धन चाहिए था, ठीक है। तो अब इसके आगे की स्टोरी को हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ, कैसे वो भारत में आया, कैसे कैसे उसने लड़ाइयाँ लड़ी और किस तरीके से उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, 1519 से 1524 के बीच बाबर ने भारत को जीतने के लिए 4 बार प्रयास किया, ठीक है। 1519 से 1524 के बीच भारत को जीतने के लिए 4 बार प्रयास किया और उसमें उसने पंजाब और जालंधर तक का क्षेत्र जो है वो जीत लिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो वापस लौटा, पंजाब और जालंधर जो हैं ये सब स्वतंत्र हो गए, ठीक है। इसके वापस लौटते ही ये जो हैं स्वतंत्र हो गए। उसके बाद 1520 ईस्वी में देखो, 1520 ईस्वी में बाबर ने बदखशा और 1522 में कांधार को जीता था, ठीक है। 1520 ईस्वी में बदखशा, 1520 में बदखशा, गया है 1520 ईस्वी में बाबर ने बदखशा और 1522 ईस्वी में कांधार को जीत लिया, ठीक है। आगे देखो, नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए अपने आप को तैयार किया, ठीक है। नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए अपने आप को तैयार किया, ठीक है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं कि किस तरीके से बाबर जो है वो भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है। चलिए देखो, इंपॉर्टेंट है कि 1526 से 1530 तक बाबर ने 4 युद्ध किए, ठीक है ना। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने कुल 4 युद्ध किए थे, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ, प्रथम पानीपत का युद्ध। तो ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहला जो पानीपत का युद्ध था वो कब हुआ था, 1526 ईस्वी, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। और किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। इसमें बाबर ने क्या किया था, इसमें बाबर ने तुलगमा रणनीति अपनाई थी, ठीक है। और इसी की वजह से बाबर जो है वो यह युद्ध, पानीपत का युद्ध जो है वो उसे जीत जाता है, ठीक है। बाबर ने प्रथम बार भारत में तोपों का प्रयोग किया, ठीक है। याद रखिएगा कि बाबर ने भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किया और उसके प्रमुख तोपची थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके प्रमुख तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर के प्रमुख तोपची कौन थे, तो प्रमुख तोपची याद रखिएगा उस्ताद अली और मुस्तफा, ठीक है, क्लियर। अब देखो, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो निर्णायक सिद्ध होता है, ठीक है। इसमें बाबर जो है वो जीत जाता है, इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है और इसी युद्ध के साथ लोदी वंश का समापन हो जाता है, लोदी वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। पानीपत के पहले युद्ध के साथ ही लोदी वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। जब हम सल्तनत पीरियड पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में भी पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पानीपत का युद्ध जीतने के साथ ही बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो मुगल है, जब पानीपत का युद्ध जब जीत जाता है तो यहाँ से मुगल सेना जो है वो दिल्ली और आगरा की ओर बढ़ती है और वहाँ पर अधिकार कर लेती है, ठीक है। जब बाबर पानीपत का युद्ध जीत जाता है तो वहाँ से वो दिल्ली और आगरा की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर जब वो आता है तो यही उसके हाथ में विश्व प्रसिद्ध, ठीक है ना, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसके हाथ लगता है, ठीक है। कोहिनूर हीरा जो है वो उसके हाथ में लगता है, ठीक है ना। कोहिनूर हीरा के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, 16 मार्च 1527 को, ठीक है, आगरा के निकट खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है। 16 मार्च 1527 को आगरा के निकट
खानवा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और राजपूतों के बीच में, ठीक है ना। खानवा का युद्ध जो कि आगरा के पास है, ठीक है ना, 1527 ईस्वी में हुआ बाबर और राजपूतों के बीच में। और इसमें भी बाबर ने अपने तोपों का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके तोपों ने इस युद्ध में भी अपना पूरा कमाल दिखाया और बाबर जो है वह ये जो युद्ध होता है खानवा का युद्ध उसे भी जीत जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जब ये खानवा का युद्ध जब जीत जाता है तो इसके बाद जो बाबर है वो अब मालवा की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे उसे विजय प्राप्त होती जाती है अपना राज्य जो है वो विस्तार करते जाता है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते जाता है और अपने राज्य का विस्तार करते जाता है और ऐसे ही सभी राज्यों को मिलाकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, जब वो मालवा की तरफ बढ़ता है तो वहां का शासक होता है मेदिनी राय, ठीक है ना। तो मेदिनी राय को 1528 ईस्वी में चंदेरी के मैदान में बाबर उसे पराजित कर देता है, ठीक है ना। जब वह मालवा की तरफ बढ़ता है तो मालवा का शासक होता है मेदिनी राय, ठीक है। और मेदिनी राय को 1528 ईस्वी, ठीक है, जनवरी 1528 में चंदेरी के मैदान में बाबर उसे पराजित कर देता है। किसे? मेदिनी राय के। कहाँ पर? जो मालवा का शासक होता है, ठीक है, चंदेरी के युद्ध में, ठीक है। अब आगे देखो, बाबर का महमूद लोधी और नुसरत शाह से 16 मई 1529 को घाघरा के तट पर युद्ध हुआ, ठीक है ना। बाबर का महमूद लोधी और नुसरत शाह से 16 मई 1529 को घाघरा के तट पर युद्ध हुआ। यानी कि लगातार उसने 26, 27, 28, 29 उसने लगातार जो है वो युद्ध ही लड़ता रहा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी वह विजय प्राप्त करता है, यहाँ भी वो जीत जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जीतने के बाद जो अफगान शक्ति, इस युद्ध में अफगान शक्ति को जो बाबर है वो पूरी तरीके से कुचल के रख देता है, पूरी तरीके से समाप्त कर देता है, ठीक है। अब आगे देखो, इस प्रकार जो बाबर है उसका पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, काबुल, कांधार, बदखशा जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों पर अधिकार हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये जो 4 लड़ाइयां लड़ता है, 4 युद्ध जो वो करता है 1526, 27, 28 और 29 में, ठीक है। तो इससे इन सभी युद्ध में वो क्या होता है, वो विजय प्राप्त करता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ही वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, काबुल, कांधार और बदखशा जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी जो बाबर रहता है वो राज्य का सुख नहीं भोग पाता है, ठीक है ना। इतनी लड़ाइयां लड़ता है, इतनी कठिनाइयों के बाद वो जीत हासिल करता है, लेकिन जो बाबर रहता है वह अपने राज्य का सुख नहीं भोग पाता है, ठीक है। तो अब आगे देखो कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसकी आगरा में मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। 1530 में उसकी आगरा में मृत्यु हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद उसे पहले आराम बाग में दफनाया जाता है और बाद में उसे वहां से निकाल करके काबुल ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये है पूरे बाबर की स्टोरी, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बाबर जो है वो फरगना से होते हुए भारत में आता है और किस तरीके से कंटिन्यूअस लगातार 1526, 27, 28, 29 वो युद्ध करता है, किस तरीके से मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। और फिर किस प्रकार से बेचारा बिना सुख भोगे, बिना राज्य का सुख भोगे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बाबर के बाद अगला शासक कौन बनता है? इसका पुत्र हुमायूं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो बाबर के जो 4 युद्ध हैं, ठीक है ना, 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध और 1529 घाघरा का युद्ध, ठीक है ना। तो ये चारों युद्ध जो हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे कमेंट भी जरूर करिए। मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट भी जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो और आप मेरे वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग मेरा वीडियो देखिए, पढ़िए, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। आपको पता है कि सीटेट का भी बहुत ही जल्दी जो है आपका आवेदन करने के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है ना।
तो आप जम के अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। DSSB का ऑलरेडी निकल चुका है, उसकी एग्जाम की तैयारी कीजिए। EMRS जो एकलव्य स्कूल है उसकी वैकेंसी, उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं तो उसकी तैयारी कीजिए। जो बच्चे जिस की तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री है, सबको सेम पूछी जाएगी, है ना। बस फर्क हो जाता है आपका TGT, PGT और जनरल पेपर। क्लियर? तो चलिए अब आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।